बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। हमने जो यूनिट स्टार्ट किया था और इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी के हवाले जो यूनिट हमने स्टार्ट किया था और हमने हाफ़ यूनिट इसमें कवर कर लिया था, फिर कुछ मसरूफियत हो गई तो उसकी वजह से ये पार्ट 2 जो है काफ़ी लेट हो गया। आज रिकॉर्ड करेंगे पार्ट 2 में हम इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, पैथोजिन क्या होता है, तमाम चीज़ों के हवाले से हमने काफ़ी डिटेल से चीज़ें डिस्कस की थी। बगैर टाइम वेस्ट किए आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई यहाँ पर एक पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ब्रेन डेथ क्या होता है। देखो, अगर एक हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के ब्रेन डेथ को हम क्लैरिफाई करते हैं कि भाई ये पेशेंट के ब्रेन डेथ हो चुका है, तो उसका कुछ क्राइटेरिया बताया गया है और ये क्राइटेरिया WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये क्राइटेरिया बताया गया है। अगर एक शख्स के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हो, प्रेजेंट हो, तो इसको हम ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, मान लें कि भाई एक शख्स है, ठीक है, फर्स्ट इसको भाई सेसेशन ऑफ द स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, इसका मतलब ये है कि भाई इसका जो सांस लेने का ख़ुद से अमल था, जो वो नॉर्मल सांस ले रहा था और निकाल रहा था, वो रुक गया है, सेसेशन हो गया, रुक जाना। ठीक है, अगर एक शख्स ख़ुद से सांस नहीं ले पाता, ठीक है, और उसको सांस मतलब उसको सांस देने के लिए या फिर आप उसको वेंट पे लगाते हो, आर्टिफिशियल जो एयर है वो आप उसको देते हो, वेंट पे लगाते हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक शख्स जब खुद से सांस नहीं ले पाता और उसके अंदर ये एबिलिटी ख़त्म हो जाए कि वो सांस ना ले पाए, इनहेल और एक्सेल ना कर पाए, एक पॉइंट हुई है। दूसरा इरिवर्सिबल कोमा, अगर एक पेशेंट ऐसे कंडीशन में चले जाए और ऐसे कोमा में चले जाए, ऐसी बेहोशी के हालात में चला जाए कि वो रिवर्स ना हो सके, तो इसको भी हम ब्रेन डेथ कहते हैं। तीसरी बात क्या है कि भाई एब्सेंस ऑफ द सेफेलिक रिफ्लेक्सेस एंड डायलेटेड पीपल्स। देखो, एक तो जो ब्रेन की तरफ से जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, एक तो उसकी बात हो रही है। दूसरी बात ये है कि भाई एक मतलब ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं करा किसी चीज़ के हवाले से, रिफ्लेक्सेस जो है वो स्टॉप हो चुकी है। मिसाल के तौर पर जब आप एक नॉर्मल अलाइव बंदा है, उसकी आंखों पर टॉर्च लगा दे तो उसकी जो पीपल होते हैं डायलेट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे लेट पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, निकलती है डायलेट हो जाते हैं, तो ये देखा जाता है। ये एक नॉर्मल बंदे की कहानी है। अगर एक शख्स की जो है लेट आप उसके ऊपर आंखों पर मारे और फिर भी उसकी जो पीपल है वो डायलेट रहे, कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो ये भी एक साइन हमें मिल जाता है, क्योंकि ये पता लगता है कि ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है इन चीज़ों के हवाले से, तो इसको भी ब्रेन डेथ कह सकते हैं। चौथी बात यह है कि भाई एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन की जो अपनी नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है, कुछ हार्मोन निकालती हैं, सेल्स होते हैं, कुछ और अभी जो ब्रेन की अपनी एक्टिविटीज़ होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, एक दूसरे को कनेक्शन करते हैं, सिग्नल देते हैं। अगर नॉर्मल एक्टिविटी जो है ब्रेन की वो ख़त्म हो जाए, वो एब्सेंट हो जाए, तो इसको भी ब्रेन डेथ कहा जाता है। एब्सेंस ऑफ द ब्रेन ब्लड फ्लो, अगर जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन की तरफ जाता है और वो ब्लड भी ना पहुँचे, एक सफील के भाई ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच रहा, अगर एक शख्स के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हो, तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये बंदे की ब्रेन डेथ कहलाया जाता है। ठीक है, ये WHO ने ये क्राइटेरिया दिया है, इसके बिना पे आप ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर सकते हो। अच्छा, अभी कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ के हवाले से हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, अभी दोबारा से एक डिजीज़ की बात करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि भाई ये डिजीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली एक सब्जेक्ट ऑफ वास्ट, मतलब एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको एक चीज़ पे नहीं, इसको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। ठीक है, इस पर बहुत वास्ट पर्सपेक्टिव से, मतलब बहुत बड़ा तरीके से हर एंगल से डिजीज़ को देखा जाता है, क्योंकि डिजीज़ किसी एक चीज़ की वजह से नहीं हो सकता। उसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर भी मौजूद होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर भी मौजूद होते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी मौजूद होते हैं, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तमाम चीज़ें मौजूद, ये एक वास्ट ऑफ अ सब्जेक्ट है। अच्छा, इस पर वेरिस्टाइल डिबेट्स के ऊपर बहुत सारे डिबेट्स भी हुए कि डिजीज़ को एक प्रॉपर चीज़ को एक चीज़ को आप नहीं कह सकते कि भी इसकी वजह से डिजीज़ हुआ। अभी आगे हम डिजीज़ की डिफिनेशन मुख्तलिफ पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहते हैं कि भाई डिजीज़ जो है वो मॉडर्न हेल्थ केयर का एक सेंट्रल नेशन है, मतलब एक जो मॉडर्न हेल्थ केयर है, डिजीज़ उसका एक मेन नुक्ता नज़र है। ठीक है, इट इफेक्ट द society and important to the process of the discovering and identifying the disease entities। देखो, ये डिज़ीज़ जो है ना, जब किसी को हो जाती, ये सिर्फ
एक बंदे को नहीं, बेसिकली जब डिजीज़ हो जाती है ये पूरी सोसाइटी को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, और जो हमारे जो मतलब बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये इन्वॉल्वमेंट कर सकती है, और जिसको आइडेंटिफाई करना और डिस्कवर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डिज़ीज़ को टाइमली आइडेंटिफाई ना किया गया, टाइमली डिस्कवर ना किया गया, तो ये क्या हो सकता है, ये पूरे आपके एक इंडिविजुअल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, एक सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है, ठीक है। अभी डिज़ीज़ के कुछ डिफिनेशन बताए गए, तो इसको हर पर्सपेक्टिव से देखा गया है डिज़ीज़ को। फर्स्ट डिज़ीज़ की जो डिफिनेशन है, कहते हैं ये डिज़ीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इंसान की जो बॉडी के फंक्शन होते हैं वो इम्पेयर हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं। डिपार्चर फ्रॉम ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ, डिपार्चर का मतलब है दूर हो जाना। डिज़ीज़ में जब कोई इंसान मुब्तला हो जाता है तो इसकी वजह से लोग क्या हो जाते हैं, हेल्थ से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हेल्थ ख़त्म हो जाती है, हेल्थ से उसको दूर हो जाते हैं। डिपार्चर फ्रॉम आर स्टेट ऑफ हेल्थ से जब एक शख्स को डिजीज़ काज हो जाती है तो वो हेल्थ से दूर हो जाता है, हेल्थी बंदा अनहेल्थी हो जाता है। अल्टर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इंटरप्रेट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द वाइटल फंक्शन। और ये डिज़ीज़ जब किसी इंसान को काज हो जाता है तो ये क्या करता है, ये इंसान की जो नॉर्मल फंक्शन है उसको अल्टर कर देता है, नॉर्मल बॉडी की जो काम है उसके अंदर इंटरप्शन काज करता है, और इसकी वजह से जो वाइटल फंक्शन होते हैं हमारे वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंटरप्रेशन उसके अंदर काज कर देता है, वाइटल फंक्शन को हमारे डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, दूसरी डिफिनेशन है कि भाई ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सम पार्ट ऑफ द ऑर्गन एंड बॉडी इन विच इज़ द फंक्शन आर द डिस्टर्ब आर डिग्रेड। इसमें यहाँ पर कहा है कि भाई अगर यह बॉडी का या बॉडी के किसी एक ऑर्गन का अगर कोई हिस्सा डिसफंक्शन हो जाए, वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना परफॉर्म करे, तो उसको भी हम डिजीज़ कहते हैं। एक सेकंड डिफिनेशन। थर्ड डिफिनेशन क्या कह रहे हैं कि भाई डिजीज़ इज़ अ कंसिडर इज़ अ सोशल फिनोमिना। ये भी एक डिफिनेशन है कि भाई डिजीज़ एक सोशल फिनोमिना है, अकॉर्डिंग इन ऑल सोसाइटी एंड डिफाइन इन द पार्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ द पर्टिकुलर कल्चर एंड फोर्सेस प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। देखो डिज़ीज़ जो है वो बेसिकली इनको एक सोशल फिनोमिना माना गया है, और ये कह कि डिज़ीज़ जो होता है वो हर सोसाइटी के अंदर भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल की भी हो सकता है, सोसाइटी के इसके अंदर भी डिज़ीज़ हो सकता है। फिर कह रहे कि भाई ये जो डिज़ीज़ का वर्ड्स है इसको बेसिकली इसको प्रिवेंट, जब किसी इंसान को डिज़ीज़ हो जाती है ना या किसी, तो वो बहुत सारे जो लोग जो है वो अपने जो कल्चर बेस के ऊपर उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अक्सर पुराने उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अभी भी ऐसे घरों में ऐसे वो होते हैं कि भाई अगर किसी को खांसी वगैरह होती है, शदीद खांसी, वो कहते हैं कि उसको शहद खिला दो। वो क्या कहते हैं, बाज़ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई इसको जो वो जड़ी बूटियाँ आती है ये खिला दो, इससे ये हो जाएगा। तो लोग जो होते हैं अपने कल्चर फोर्सेस उन तौर तरीके से अपने आप को उन डिजीज़ से प्रिवेंशन करने का काम करते हैं, ठीक है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि भाई एक पेशेंट अगर साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हुआ है, कुछ लोग ऐसे होते कहते हैं कि इसके ऊपर जिन है या भूत है या जो भी है, तो फिर वो अपना जो रिलीजियस कल्चर तरीक़ाकार है वो उसको फॉलो करता है और उस तरीके से वो कोशिश करता है कि वो ठीक हो जाए। चौथा डेफिनेशन जो है अ माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट। देखो अगर एक शख्स जो है, अगर एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन इंसान अगर माल एडजस्टमेंट वो प्रॉपर तरीके से एनवायरनमेंट में एडजस्ट ना हो, एनवायरनमेंट उसको अफेक्ट करेगी। एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिश्तेदार एक दूसरे के ऊपर बातें करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं क्योंकि ये रिश्तेदार भी एनवायरनमेंट है ना, कुछ ऐसे होते हैं कि भी बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह होती है, कुछ ऐसे होते हैं बहुत सारी डिप्रेशन वाली बातें हो जाती है, ऐसा इवेंट हो जाता है। तो एनवायरनमेंट जो होता है अगर वो आपका माल एडजस्टमेंट है, प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं है, तो उसकी वजह से भी आप मुख्तलिफ डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। दो रास्ते बताए गए हैं कि भाई टू कीप इट अ सिंपल। एक है सिंप्लिसिटी डिफाइन एंड ऑपोजिट टू द हेल्थ। देखो दो चीज़ें, अगर डिजीज़ हो जाए ना, ठीक है भाई, या तो इंसान हेल्थ की तरफ जाता है या तो हॉस्पिटल की तरफ जाता है, दो रास्ते होते हैं। इन एनी डिवीजन फ्रॉम द नेचुरल फंक्शन और द स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग, ठीक है। ये तो सिंपल डिफिनेशन बताई है हेल्थ की दोबारा से। तो दो चीज़ें होती है, एक तो बंदा पहले से हेल्थ
अगर वो अपना ख्याल ठीक रखे, चीज़ों को मेंटेन रखे, तो वो हेल्थ की तरफ मूव करेगा। अगर वो अपना ख्याल ना रखे और अपने एनवायरनमेंट को ठीक ना रखे और अब इन चीज़ों की तरफ जाए, तो वो फिर हॉस्पिटल की तरफ मूव हो सकता है। ठीक है, दो चीज़ें अपोजिट है। हेल्थ और हॉस्पिटल जो है डिजीज़ एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं। 3 चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि भाई डिजीज़, इलनेस और सिकनेस, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिजीज़ तो आप पढ़ कर अभी आप लोग थक चुके होंगे, मतलब सिंपल सी बात है। अगर आपको साइकोलॉजिकली या फिज़िकली कोई डिसफंक्शन वगैरह महसूस होती है, फंक्शन का डिस्टर्ब होना ही डिजीज़ कहलाया जाता है। बस सिंपल सा ये जहन में रखना, ठीक है। अच्छा, फिर इलनेस की बात करें, वी इज़ अ सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ द पर्सन हु फील अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल। अगर एक शख्स ऐसे महसूस करता है कि भाई, कुछ लोग ऐसे थे कि भाई आज मेरे जिस्म में दर्द है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बुखार है, वो जो फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग वेल, एक शख्स को अगर ऐसी फीलिंग होती है कि भाई मैं सही नहीं हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, तो वो जो फीलिंग है उसकी ना, वो उसकी क्या कहलाई थी, वो उसका इलनेस कहलाया जाता है। ठीक है, इलनेस क्या है, ये एक सब्जेक्टिव स्टेट है, ये एक इंसान ख़ुद से महसूस कर सकता है। इंसान को ये फील होता है कि भाई वो नॉट बीइंग वेल, वो उसको अपने आप तंदुरुस्त फील नहीं होता, इसको इलनेस कहा जाता है। सिकनेस क्या है, सिकनेस इज़ अ स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन। एग्जाम्पल, a role that the individual assume when ill, sickness role। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अच्छा, ये जो इलनेस है और सिकनेस है, ये एक दूसरे के साथ थोड़ा सा रिलेट करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा जहन में रखना। देखो यहाँ पर जो लिखा है, सिकनेस इज़ अ स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन, यहाँ पर मतलब क्या है, देखो ज़रा समझने की कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि जब किसी शख्स को या कोई शख्स इलनेस हो जाए, ठीक है, उसको अपने आप को नॉर्मल फील ना हो, मतलब प्रॉपर तरीके से उसको फील ना हो। जब एक शख्स को इलनेस फील हो और वो इस इलनेस की वजह से अपने जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, नॉर्मल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो डिस्टर्ब हो जाए, तो इस कंडीशन को हम सिकनेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर मान लें कि भाई ये एक शख्स है, ठीक है, ये कह रहा है कि इसका नॉर्मल डेली काम ये है कि भाई ये एक क्या है, ये एक काम, ये घर के भी काम करता है, ये अपने बच्चों को स्कूल भी जाने देता है, ठीक है, और ये एक नर्स है, मान लें कि एक नर्स है, ये पेशेंट का केयर भी करता है, ये अपने बच्चों को स्कूल भी लेकर जाता है, ये बहुत सारे काम करता है। लेकिन जब इसको एक टाइम पे ये फील हो कि भाई आज मेरी तबीयत सही नहीं, नॉट वेल बीइंग, और ये इसको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई मैं बड़ा थकावट मुझे महसूस हो रही है और मैं ऐसा मेरी वेल बीइंग जो है वो थोड़ा सही नहीं है, तो ये कंडीशन इलनेस है। लेकिन इस इलनेस की वजह से इसकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, पेशेंट के केयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बच्चों को स्कूल लेके जाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या और काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब डिस्टर्ब हो जाए, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जब ये डिस्टर्ब हो जाए इलनेस की वजह से, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिकनेस कहा जाता है। ठीक है, ये समझने की कोशिश करें। यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो सिकनेस में देखो, ये इसने यहाँ पर इमेज में दी है, बिल्कुल अलग बैठा हुआ है और तमाम जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो डिसफंक्शन हो गए, काम नहीं कर रहा। तो ये किसकी वजह से हो, ये इलनेस की वजह से हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग के जहन में होना चाहिए। प्रेवलेंस की बात करें, देखो प्रेवलेंस हमने बात भी की थी, प्रेवलेंस का हमने कि भाई प्रेवलेंस का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट की बात की थी, चाहे उसमें पुराने हो चाहे उसमें नए हो, तमाम के तमाम मरीज़ों की जब हमने बात की थी उसको प्रेवलेंस का नाम हमने दिया था। अमाउंट ऑफ अ डिजीज़ एट वन अ पार्टिकुलर पॉइंट इन अ टाइम, द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन हु हैव अ डिजीज़ प्रेवलेंस। देखो इसका मतलब जहन में रखना, भाई अभी आप लोग ये एक नर्स है, ठीक है, इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भाई आपने क्या करना, 15 दिन तक आपने डायबिटीज़ के पेशेंट हॉस्पिटल में देखने हैं। इस नर्स क्या कर रहा है, इसने देखे कि भाई पहले दिन मेरे पास 50 लोग आए हॉस्पिटल में डायबिटीज़ के, 50 इसने अपने पास रखे। फिर कुछ दिन बाद इसने देखा 2-3 और आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता, फिर एट द एंड पॉइंट टाइम पर 15वें दिन पर हमने जब देखा कि भाई इसके टोटल कितने नंबर पेशेंट है, उस नए और पुराने मिलाकर तमाम जितने नंबर ऑफ पेशेंट एक पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पर, हमने पार्टिकुलर पॉइंट भी दिया, टाइम भी दिया, इसके अंदर जो
पुराने जो पहले दिन पे जितने केसेस आए थे और 15वें दिन पर जितने केसेस आए, इसके बीच में जितने भी केसेस है, तमाम को मिलाकर जितना भी आएगा वो हमारा प्रिवलेंस कहलाया जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ द पीपल विद द डिजीज़ एंड नंबर ऑफ पीपल इन द पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पर ये जो बताया गया है ना, यहाँ पर देखो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं बताता हूँ, एक पॉपुलेशन है, ठीक है, 100 लोगों की पॉपुलेशन है मान ले, ठीक है, नीचे 100 लोगों की पॉपुलेशन है, और इस 100 लोगों की पॉपुलेशन में सिर्फ 15 दिन तक 30 लोग आए किस चीज़ के, डायबिटीज़ के साथ। किस चीज़ के साथ है, डायबिटीज़ के साथ है। नंबर ऑफ द पीपल विद डिजीज़, नंबर ऑफ पीपल विद डिजीज़ कितने थे, 30 थे। नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर टोटल कितने लोग थे, 100, 30 आए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिवलेंस रेट आ जाएगा कि भाई इनमें से इतने लोग जो है वो इस चीज़ के हवाले से आए। ठीक है, इसके ऊपर आप मुख्तलिफ प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं अपने लिए। प्रिवलेंस द मेजर हेल्प टू द डिस्क्राइब द करंट बर्डन ऑफ द डिजीज़ इन द पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट अ प्लानिंग एंड अ रिसोर्स एलोकेशन। प्रिवलेंस क्यों मेजर किया जाता है, भाई हमें क्या ज़रूरत कि भाई हम प्रिवलेंस देखें, हमें क्यों ज़रूरत कि भाई हम देखें कि भाई लोग कितने बीमार हैं। भाई ये इसलिए बीमार इसलिए देखते हैं कि हमें पता हो, ये है हमें मदद करता है कि भाई अभी इस वक्त करंट बर्डन कितना है हेल्थ अथॉरिटीज़ के ऊपर, जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ है इनके ऊपर अभी कितने डिजीज़ का बर्डन कितना है। मिसाल के तौर पर अभी पाकिस्तान की आबादी जो है वो 25 करोड़ है और इसके अंदर 10 करोड़ लोग जो है वो डायबिटीज़ के साथ हो, तो भाई एक बहुत बड़ा रेशो, एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ जाता है किस चीज़ के लिए कि भाई यहाँ पर लोग ज़्यादा बीमार है। दूसरा फिर इसके लिए ये इसलिए प्रेवलेंस देखी जाती है ताकि प्रॉपर तरीके से प्लानिंग किया जा सके कि कहाँ पर ज़्यादा लोग बीमार हैं वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर दे चीज़ें, वहाँ पर ज़्यादा रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है, मिसाल के तौर पर अभी 5 इलाके हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हमने 3 इलाके मान लें, ठीक है, अब इस इलाके में इसके इलाके में डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो 10 है, इस इलाके में 20 है, इस इलाके में 100 है। तो भाई रिसोर्स एलोकेशन का मतलब ये कि भाई हमें प्लानिंग का पता चल जाए कि भाई हमने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर 100 लोग हैं, तो हम रिसोर्स एलोकेशन, हम जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसको ख़ास उसी जगह पर ज़्यादा एलोकेट करें जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। हमने क्या किया, जो डायबिटीज़ का किट है वो चीज़ें हैं, मेडिसिन है, वो हमने सारी लाकर यहाँ पर रख दी, भाई तकरीबन ज़्यादातर यहाँ ला दी, तो यहाँ के पेशेंट सारे कवर हो जाएंगे, जो बर्डन था हेल्थ के ऊपर वो कम हो जाएगा। अगर हम इस जगह को इग्नोर करें और प्रेवलेंस से मेजर ना करें और यहाँ पर सारी चीज़ें लेकर आए, तो इससे तो ये लोग तो कवर हो जाएंगे लेकिन ये वाले तमाम लोग रह जाएंगे, तो फिर भी बर्डन रहेगा। तो भाई प्रेवलेंस मेजरमेंट इसलिए ज़रूरी है। इंसिडेंस क्या कहते हैं, इंसिडेंस कहते हैं न्यू केसेस को, ठीक है, द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ द डिजीज़ दैट डेवलप ओवर अ टाइम। मिसाल के तौर पर अभी 15 दिन में क्या करें, 15 दिन आपने डायबिटीज़ के पेशेंट को चेक करना है, डे 1 पे 30 आए, डे 2 पे 50 आए, मतलब 14 दिन तक इतने आए, लेकिन 15 दिन पे आपने देखा 15 दिन पे एक नया केस हो रहा है, उस भाई टोटल 14 दिनों में 70 केसेस हो गए, लेकिन 15वें दिन पे आपने देखा भाई हाँ एक और केस है, जो वो नया केस उसमें ऐड होगा तो वो इंसिडेंस कहलाया जाता है। क्या कहते हैं, वो न्यू केस का ऐड होना उसको इंसिडेंस कहते हैं। भाई एक डिजीज़ का नया केस आया, ठीक है, तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कोरोना में भाई इस इलाके में इतने डिजीज़ केस हो गए, इतने नए आए, वो नए जो है वो इंसिडेंस कहलाया जाता है। एटियोलॉजी का मतलब सिंपल सी बात है कि भाई काज को देखना, बिकॉज ऑरिजिन स्पेसिफिकली द काज ऑफ द डिजीज़ और एबनॉर्मल कंडीशन, a branch of a knowledge and concern with the cause and specifically a branch of the medical science and concern with the cause and origin of the disease। देखो एंटियोलॉजी का सिंपल सा जहन में रखना, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एक डिज़ीज़ की काज देखते हैं, क्या करते हैं, एक डिज़ीज़ उसकी काज क्या है, उसकी वजह क्या है। देखो एटियोलॉजी जो है ये एक मेडिकल साइंस जो है उसकी एक ब्रांच है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि भाई एक ये डिज़ीज़ जो फैल रहा है तो इस डिज़ीज़ के पीछे काज क्या है, बस उस काज को हम देखते हैं। एटियोलॉजी में क्या करते हैं, डिज़ीज़ के काज को देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है उसको टीबी है, हमने बहुत जांचा, टेस्ट किए, सारी चीज़ें की और हमें ये पता लगा कि भाई ये जो डिज़ीज़ है इसके पीछे काज क्या है, एक जरासीम जिसके नाम है
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसका नाम है। तो हमें पता लग गया कि भाई इस टीबी ट्यूबरक्लोसिस के पीछे एक बैक्टीरिया नाम है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज़ काज हुई। तो एटियोलॉजी में हम डिजीज़ के काज को देखा जाता है, ठीक है। अभी इंसिडेंस को आप कैसे मालूम करोगे, आपको कैसे पता हो कि भाई न्यू केसेस आ रहे हैं, तो उसको भी एक इंसिडेंस ऑफ प्रोपोर्शन है, एक इंसिडेंस रेट है, दो चीज़ें। अब इंसिडेंस प्रोपोर्शन क्या है, इंसिडेंस रेट क्या है, दोनों को ज़रा समझिए। अच्छा देखो, दो चीज़ें यहाँ पर है, एक होता है इंसिडेंस प्रोपोर्शन। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इंसिडेंस प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि भाई हेल्थी लोगों में जो डिजीज़ से हट कर लोग थे, बाकी हेल्थी जो लोग थे उनके अंदर एक डिज़ीज़ का फैलाव है या नहीं। मिसाल के तौर पर एक इलाके में आप लोग ये मान लें कि एक इलाके में भाई एक डिज़ीज़ फैली है और उस इलाके में 1000 लोग हैं, ठीक है। 1000 लोगों में से भाई कितने 500 लोग बीमार है और बाकी 500 जो है बिल्कुल पॉपुलेशन विदाउट डिजीज़ एट अ बेस टाइम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन फिर टाइम के साथ, वक्त के साथ देखा जाता है कि उन जो बिल्कुल ठीक ठाक है, पॉपुलेशन विदाउट डिजीज़ एट अ बेस टाइम, मतलब कोई भी डिजीज़ वगैरह उनको नहीं है, उनके अंदर न्यू केसेस कितने आए ख़ास टाइम पीरियड के अंदर, तो उसको इंसिडेंस प्रोपोर्शन कहलाया जाता है। अगर उस बिल्कुल सही सलामत जो बिल्कुल ठीक ठाक लोग हैं उनके अंदर अगर न्यू केसेस आ गए, फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई उन 500 लोगों में से 30 लोगों के अंदर न्यू केसेस आ गए, तो नंबर ऑफ़ न्यू केसेस ऑफ डिजीज़ आपके 30 आ जाएंगे। नीचे आप लोगों के 500 टोटल जो पॉपुलेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आप लोगों का इंसिडेंस प्रोपोर्शन जो है वो आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि भाई ये इंसिडेंस रेट की बात करें, इंसिडेंस रेट क्या है, इंसिडेंस डेंसिटी की, अब न्यू केसेस को ही कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी आप न्यू केसेस को आइडेंटिफाई करते हो, क्या करते हो, इसमें भी आप न्यू पेशेंट को उसको आइडेंटिफाई करते हो, लेकिन उसमें डिवाइड पर आप पर्सन और एक ख़ास टाइम पीरियड के साथ करते हो। अच्छा, यहाँ पर बात को ज़रा समझो, ये नीचे वाला थोड़ा सा कंफ्यूज करता है इंसान को, लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो अभी मान लो कि भाई 100 लोग हैं, कितने हैं, 100 लोग हेल्थी, और उन 100 लोगों में क्या हुआ भाई, बिल्कुल 100 लोग हैं बिल्कुल हेल्थी, और उन, एक मिनट यार ये क्या हो रहा है, आप मान लीजिए, मैं भी इंसिडेंस रेट की बात करूँ, आप मान लें कि भाई 100 बिल्कुल एक्यूरेट हेल्थी लोग हैं और इन लोगों में 5 न्यू केसेस आए, क्या है, 5 नए केसेस इनके अंदर आए। लेकिन जब यहाँ पर हम लेकिन जब हम ये 5 केसेस तो आ गए, हमारे पास इंसिडेंस रेट तो आ गया, लेकिन जब यहाँ पर इंसिडेंस रेट तो आ गया, लेकिन यहाँ पर टाइम का जिक्र हो तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। तो रेट में टाइम भी ऐड होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये जितना 5 जो इंसिडेंस रेट आए इसमें हम टाइम को भी ऐड करेंगे कि भाई कितने न्यू केसेस आए और कितने टाइम में ये आए हैं। तो इसमें हम टाइम को भी ऐड कर देते। जब हम इसको टाइम, पर्सन को भी ऐड करें, इंसिडेंस रेट भी ऐड करें और टाइम भी ऐड करें, दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इससे फिर क्या निकलता है, हमारा इंसिडेंस रेट निकलता है। अगर इसमें भी कन्फ्यूजन अभी अगर आप लोग हो तो फिर आप इसको थोड़ा सा सर्च भी कर सकते हैं या गूगल प्रैक्टिस करें ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है तो इंसान को कन्फ्यूज़ करती है। Incidence a measure help to provide a clue as to the cause or a development of the disease। जब इंसिडेंस रेट होता है ना, इससे हमें ये फ़ायदा होता है, इसलिए इसको मेजर इसलिए किया जाता है कि हमें न्यू केसेस का पता मिल जाए और पता लगता है कि भाई कितने न्यू केसेस कितने तेज़ी से आ रहे हैं और ये डिज़ीज़ कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। अगर इंसिडेंस रेट हाई था, तेज़ था, तो इसका मतलब है कि भाई ये जो डिज़ीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है। अगर इंसिडेंस रेट कम हो तो इसका मतलब है कि ये डिज़ीज़ जो है कंट्रोल के हो पा रही है, ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस। अभी दो चीज़ें, प्रेवलेंस और इंसिडेंस की रिलेशनशिप को बताया गया कि इन दोनों के आपस में क्या रिलेशनशिप है। प्रेवलेंस का हमने पढ़ा भी था कि भाई प्रेवलेंस का मतलब क्या होता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ़ केसेस, ठीक है, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए हो। और इंसिडेंस का मतलब हमने अभी पढ़ा कि भाई इसके मतलब कि न्यू केसेस, इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस, प्रेवलेंस मतलब पुराने और नए दोनों केसेस। तो यहाँ पर प्रेवलेंस इन लोग कहा कि प्रेवलेंस बराबर है कि इंसिडेंस प्लस ड्यूरेशन, टाइम और इंसिडेंस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया कि प्रेवलेंस जो है वो किसके बराबर है, वो इंसिडेंस
मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन, टाइम के हिसाब के, न्यू केसेस कितने आ रहे हैं और कितने टाइम में आ रहे हैं, तो इनके हवाले इनके दोनों बराबर है। ये थोड़ा सा एक जब आप रिसर्च बेस के पर जाते हैं और रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है और वहाँ पर प्रॉपरली इन चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया जाता है कि भाई ये क्या चीज़ है। यहाँ पर बताया भी है इंसिडेंस का मतलब है कि भाई न्यू केसेस का आना, ठीक है। इंसिडेंस का मतलब क्या है, न्यू केसेस का आना। यहाँ पर बताया भी गया है, यहाँ पर ये एक टैंक बनाया गया है और इस टैंक के थ्रू ये थोड़ा समझाने की कोशिश की जा रही है इस टैंक के थ्रू कि भाई ये एक टैंक है, मिसाल के तौर पर इसमें क्या है, डिजीज़ आ रहे हैं, न्यू डिजीज़ आ रहे हैं। तो जब एक डिजीज़ के अंदर इन हो रहा है तो इसका मतलब है कि भाई डिजीज़ आ रहे हैं। प्रिवेलेंस क्या है, तो इसमें भाई कुछ नए केस भी है, कुछ पुराने पहले से भी मौजूद होंगे ना, तो दोनों मौजूद हैं, पुराने भी मौजूद हैं, नए भी आ रहे हैं। तो ये दोनों पुराने और नए इस बॉक्स के अंदर देखो तो ये प्रिवेलेंस कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, इसमें न्यू केसेस भी आ रहे हैं यहाँ से, लेकिन पुराने भी मौजूद हैं। तो ये ख़ास टाइम पीरियड के हिसाब से बनाया गया ये टैंक। तो ये हमारे पास जो इसमें दोनों मिक्स हो रहे तो ये प्रिवेलेंस और ये न्यू केसेस आ रहे तो ये इंसिडेंस कहलाया जाता है। फिर ये जो स्टार आप लोगों को नज़र आ रही है, ये बेसिकली ड्यूरेशन बताई जा रही है, ठीक है, कितने टाइम में कितने न्यू केसेस आए, ये उसकी ड्यूरेशन दी गई है, ठीक है। जब इंसान और ये यहाँ पर आउट माइग्रेशन में बताया गया तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है, अगर डिजीज़ किसी को हो जाए या तो बंदा केयर हो जाता है, मतलब उसको ठीक हो जाता है, उसका केयर हो जाता है, या तो वो डेथ हो जाती है। दो चीज़ें बताई गई है, ठीक है। अच्छा, पैथोजेनेसिस किसे कहते हैं, पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज़ इज़ द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म progress of the disease showing it a morphological feature that lead to the disease state. The term can also describe the origin and the development of the disease and whether it is acute and chronic and recurrent. देख दो चीज़ें बिल्कुल आसान जहन में रखना। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या है कि भाई ये डिस्क्राइब करता है कि भाई एक डिज़ीज़ कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से लगा, इसका ओरिजिन देखा जाता है कि ये डिज़ीज़ कहाँ से आया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये डिज़ीज़ कैसे बढ़ा, किस तरह इसकी डेवलपमेंट हुई, कैसे एक जरासीम से दो बढ़े, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह ये कैसे बढ़े, किस तरीके से इसने अटैक किया, किस तरीके से इसने सिम्टम ज़ाहिर किए। तो इसमें पैथोजेनेसिस का मतलब है डिज़ीज़ का बढ़ना, उसका डेवलपमेंट होने का प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड पैथोजेनेसिस, ठीक है यहाँ पर। और ये पता है कि भाई ये जो है ये बेसिकली ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है और रिकरेंट भी हो सकता है। डिजीज़ तो आप लोग को पता है कि भाई एक्यूट भी हो सकते हैं, क्रॉनिक भी हो सकते हैं, रिकरेंट अभी मौजूदा वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। डिफाइन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इस एमसीक्यूज़ को जहन में रखना। पैथोजेनेसिस का मतलब सिंपल ये है कि भाई ये डिस्क्राइब किस चीज़ को करता है, ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़, ठीक है। और यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर लिखा है ना कि भाई ये जो डिजीज़ द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, ये तो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, ये प्रोग्रेस ऑफ द शोविंग ऑफ द इट्स अ मॉर्फोलॉजिकल फीचर। मॉर्फोलॉजिकल फीचर का मतलब ये कि भाई जब डिजीज़ बढ़ती है ना तो वो क्या करती है, वो ऑर्गन के जो स्ट्रक्चर है उनको भी चेंज करती है, वो अपने मॉर्फोलॉजिकल हिसाब से भी अपने आप के अंदर चेंजिंग लाती है। डिजीज जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं अपने आप की तब्दीलियाँ लेकर आती है, अपने आप को उस मुकाम तक पहुँचाती है कि वो डिजीज़ काज करने की एबिलिटी काज कर सके, वो ऑर्गन के फंक्शन को ख़राब करने के एबल हो सके। तो फिर डिजीज़ इस तरीके से होता है, ठीक है। आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा भी होगा, इंसिडेंस रेट, इंक्यूबेशन पीरियड को भी देखा होगा, इंसिडेंस को भी देखा होगा, प्रोड्रोमल पीरियड को भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो उस एक प्रॉपर तरीक़ेकार से ये डेवलप होता है। तो सिंपल से अल्फाज ये कि पैथोजेनेसिस का मतलब है कि भाई ये जो जरासीम है, ये जो डिजीज़ है वो किस कहाँ से ओरिजिन हुई और किस तरह डेवलपमेंट हुई, इसी को हम पैथोजेनेसिस कहते हैं, बढ़ जाना। Clinical manifestation that can be either objective when observed by the physician and subjective when perceived by the patient। दो चीज़ें होते हैं, एक शख्स अगर डिजीज़ के साथ है, मान लें कि भाई ये एक शख्स है, ये डिजीज़ के साथ है, तो उसको दो फीलिंग होगी, एक सब्जेक्टिव होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा। साइन सिम्टम दो होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। भाई ऑब्जेक्टिव वो चीज़ें जो हम उस पेशेंट के अंदर देखेंगे, भाई उसको बुखार हो रहा है, फीवर चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, शुगर चेक करेंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव चीज़ है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन जो फिजिशियन करता है, ठीक है, ऑब्जर्व बाय फिजिशियन। एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है कि भाई वो कहते हैं मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है और मेरे सर में दर्द है, मेरे जिस्म में दर्द है, मुझे उल्टी आ रही है, ये चीज़ होती है, वो उसका सब्जेक्टिव फीलिंग है। तो जब भी कोई इंसान डिजीज़ के साथ होता है तो उसको दो चीज़ें होती है,
दो चीज़ें साइन सिम्टम होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फिजिशियन के थ्रू होता है और सब्जेक्टिव पेशेंट खुद फील करता है। अच्छा, यहाँ पर ये स्टेज बताया गया है इन्फेक्शन डिजीज़ का, वो बताया गया है कि भाई इंक्यूबेशन क्या होती है, प्रोडोमल पीरियड क्या होता है, और स्पेसिफिक इलनेस क्या होती है, क्रोनिक एंड रिकवरी क्या होती है। इसको हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है। ये पे एक पूरा पीरियड होता है, साइकिल होता है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को इस चीज़ के हवाले से एक्सप्लेन करूँ कि तब इससे ये होगा कि आप लोग को फ़ायदा हो जाएगा। थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, इंक्यूबेशन का मतलब क्या है ज़हन में रखना। अभी ये एक शख्स है, ठीक है, मान लो कि ये एक शख्स है, एक जरासीम है बैक्टीरिया, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया जरासीम है, और ये बैक्टीरिया जरासीम क्या गया इस शख्स की बॉडी के अंदर इंटर हुआ। क्या हुआ? इंटर हुआ। लेकिन ये जरासीम बॉडी के बैक्टीरिया जिस जरासीम के अंदर इंटर हुआ, लेकिन इसने अभी तक कोई सिम्टम ज़ाहिर नहीं किए, कोई भी सिम्टम ज़ाहिर नहीं किए। तो जब तक ये ज़ाहिर ना करे, मिसाल के तौर पर फर्स्ट डेट को ये बॉडी के अंदर इंटर हुआ और इसने 5 तारीख़ तक बॉडी के अंदर कोई किस्म का सिम्टम वगैरह ज़ाहिर नहीं किया गया, ठीक है, तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाया जाता है। बॉडी के अंदर तो जरासीम जब इंटर हुआ, लेकिन अभी तक इसने कोई सिम्टम ज़ाहिर नहीं किया, तो 1 से लेकर 5 दिन तक ये क्या होगा, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाया जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है प्रोडोमल पीरियड। प्रोडोमल पीरियड क्या होता है? इसमें इंसान को ये फीलिंग होती है, थोड़ा सा आम जर्नल सिम्टम ऐसे स्टार्ट होते हैं, जिसमें थोड़ा जैसे वीकनेस होना, हल्का फुल्का फीवर उसको महसूस होना, या हेडेक होना, ये उसका हल्का फुल्का उसको फील होता है, ठीक है। इससे अभी मान ले कि 5वें दिन से लेकर भाई ये तकरीबन 10 तारीख़ तक इसको ये फीलिंग कि भाई 5 से लेकर 10 तारीख़ तक उसको ये फीलिंग कि भाई मुझे जिसम में थोड़ा सा हल्का फुल्का बुखार है, हल्का फुल्का मेरे जिस्म में बुखार है, मेरे जिससे सर में दर्द है और नज़ला खांसी है, उसको एक हल्के से जर्नल सिम्टम ज़ाहिर होना, तो ये इसका प्रोडोमल पीरियड कहलाया जाता है, प्रोडोमल, ठीक है। ये इसका क्या होगा? प्रोडोमल पीरियड। तीसरा मान लें कि भाई अभी ये अभी डायरेक्ट 10वें दिन के बाद इसको भाई इस बंदे को फ़ौरन अभी प्रॉपर जो स्पेसिफिक डिजीज़ के सिम्टम है वो ज़ाहिर होना शुरू हो गए, भाई हाई ग्रेड फीवर, जिस्म में शदीद तकलीफ़, और जो चाहे कोई भी डिजीज़ हो, उस डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक सिम्टम है वो क्लियरली ज़ाहिर हो गए। क्या हो? बिल्कुल क्लियरली ज़ाहिर हो, तो ये उसका स्पेसिफिक इलनेस कहलाया जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर उससे अभी 10 दिन के बाद उसको भाई पहले तो 5 से 10 दिन तक आम नॉर्मल जिस्म में दर्द, सर में दर्द था, वो उसका प्रोडोमल पीरियड था जरासीम का, लेकिन 10 दिन बाद उसने फ़ौरन ऐसा अटैक किया कि भाई उसको जो भी डिजीज़ हो, उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो भी सिम्टम होते वो उसको शदीद स्पेसिफिक इलनेस वाले स्टार्ट हो गए, तो इसका स्पेसिफिक इलनेस हो गया। जब उसको इलनेस का हो जाएगा तो उसके बाद एक ही चीज़ होगी, ऊपर रिकवरी होगा। रिकवरी में क्या होगा भाई, या वो तो उसकी रिकवरी होगी, पेशेंट ठीक होने की तरफ जाएगा, डॉक्टर उसका इलाज करेगा, रिकवरी होगी। फिर आगे कुछ एक और चीज़ लिखा हुआ है, क्रोनिक कैरियर। क्रोनिक कैरियर का मतलब है कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं ना जो पेशेंट के अंदर तो नज़र नहीं आते, लेकिन वो पेशेंट जो वो कैरियर बन जाता है। क्या होता है? पेशेंट कैरियर बन जाता है, उसकी वजह से वो दूसरों को भी क्या कर सकता है, दूसरों को भी क्या कह सकते हैं, बीमार करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा आसान एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, देखो फ्लू क्या है? फ्लू ये एक वायरस है, ये कुछ दिन कोई सिम्टम वगैरह हो, मतलब इस तरह आप लोगों को तो ऐसे सिम्टम वगैरह डायरेक्ट ज़ाहिर नहीं होंगे कुछ दिन, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर। फिर क्या होगा भाई, हल्के फुल्के से वीकनेस वगैरह, फीवर शुरू हो जाएगी, तो ये आपका प्रोडोमल आ जाएगा एग्जांपल के तौर पर। फिर एकदम आपको प्रॉपर फ्लू वाला सिम्टम स्टार्ट होगा, फीवर स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉपर फ्लू होना शुरू हो जाएगा, तो ये क्या होगा, आपकी इलनेस एकदम स्टार्ट हो जाएगी, ये आपका स्पेसिफिक इलनेस हो जाएगा। फिर डॉक्टर दवाइयाँ वगैरह देगा, वो रिकवरी की तरफ चला जाएगा। क्रोनिक कैरियर में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वो पोलियो के पेशेंट होते हैं ना, पोलियो छोटे बच्चों को हो जाती है, तो वो कहते हैं भाई ये कैरियर बन सकता है, तो इसके बॉडी के अंदर जरासीम है पोलियो के, अगर आपने इसको पोलियो की दवाई नहीं दी तो ये और लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये पेशेंट क्रोनिक कैरियर कहलाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा,
ये वही सिर्फ चीज़ें बताई गई है कि भाई नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का एंटर हो जाना, फिर सिम्टम स्टार्ट हो जाना, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, वो एक हर उसका प्रोड्रोमल पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड इंटर हुआ, फिर इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हुआ, फिर प्रोड्रोमल पीरियड स्टार्ट हुआ, फिर स्पेसिफिक इलनेस का स्टार्ट हुआ, फिर उस पेशेंट के लिए रिकवरी की तरफ पेशेंट गया, उसके रिकवरी के बाद फिर देखा गया अगर कुछ ऐसे होते कि भाई कैरियर बन जाते, कैरियर का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी था। इसके बाद सेकंड यूनिट बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।